गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एमके शाह क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। ये आज घटना चक्र पूर्वालोकन जो कि भारत का भूगोल की सीरीज चल रही थी, इसमें ये 7वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने अफवाह तंत्र के अंतर्गत गंगा नदी तंत्र को देखा था और इस 7वें लेक्चर में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और साथ ही साथ दक्षिण भारत की नदियों के बारे में जो है फैक्ट्स देखेंगे और इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन प्रश्नों को पीवाईक्यू क्वेश्चनों को भी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ इससे पहले जो 6 लेक्चर हैं वो हमारा जो है भारत के भूगोल से संबंधित इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है घटना चक्र पूर्वालोकन का। तो इसको आप जो है चाहे तो प्लेलिस्ट में जा करके और देख सकते हैं। और ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है आपका घटना चक्र कि ये फास्ट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन जो आने वाले एग्जाम हो, चाहे आपका आर हो या यूपीपीसीएस हो या यूपीपी हो या एमपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो या किसी भी स्टेट का जो है स्टेट पीसीएस हो, सभी के लिए जो है घटना चक्र एकदम ये मान करके चलिए कि रामबाण है। तो इससे पहले मतलब हमने बताया कि 6 सीरीज मतलब 6 लेक्चर हो गए हैं, 7वां लेक्चर है। इसमें अफवाह तंत्र के अंतर्गत हम दूसरा टॉपिक है जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। और दोस्तों जो चैनल पे ये पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले फैक्ट्स को देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। लिखा हुआ है कि तिब्बत से निकलने वाली जो तिब्बत से निकलती है यरलुंग जंगबो नदी, यरलुंग जंगबो नदी को भारत में दोस्तों ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में यरलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। और ये निकलती कहां से है? तिब्बत से नदी के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है ये पश्चिमी तिब्बत की आंगसी ग्लेशियर से निकलती है और ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। आगे चल करके अगला पॉइंट कह रहा है कि नामचा बरवा जो शिखर है, नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू आकार यानी यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। यानी जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल करके दिहांग हो जाता है। आगे असम प्रदेश में जब ये चलती है तो असम प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, के नाम से संबोधित किया जाता है। और ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु नदियों का जो स्रोत है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। यानी ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु ये जो 3 नदियां हैं, 3 नदियों का जो स्रोत है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। और तिब्बत में उद्गमित होने वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी, इरावती नदी और मैकांग नदी ये अपनी ऊपरी पार्टों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दिया हुआ है, इसमें ये जब ब्रह्मपुत्र नदी यरलुंग जंगबो यानी ये जब तिब्बत में रहती है और उसके बाद भारत में प्रवेश करती है तो ये जो है ब्रह्मपुत्र, लोहित और ये नदियां हैं पद्मा, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। हुगली नदी भी यही है और गंगा नदी भी ये बहती हुई यहाँ से आ रही है, तीस्ता नदी और मानस। तो ये इसका जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो है मैप दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं और इसमें कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांगपो या सापो के नाम से जाना जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको तिब्बत में सांगपो या सापो के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र के जो प्रमुख सहायक नदियां हैं इनको देख लेते हैं। कई क्वेश्चन बनते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं जैसे जयमौली, तीस्ता, कामेंग और सुवनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोश और लोहित, ये इसकी ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदियां हैं। आगे कह रहा है लोहित जो नदी है वो पूर्वी तिब्बत की जियाल चू पर्वत श्रेणी से निकलती है और ये नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। सुवनसिरी नदी का जो उद्भव है वो हिमालय क्षेत्र से होता है। यह असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र यानी चीन में बहती है। आगे जो है कह रहा है कि बराक नदी ये मणिपुर पहाड़ी से निकलकर
और मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और आगे कह रहा है कि असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है और इसमें कुछ बड़े जो है नदी द्वीप भी मिलते हैं। दोस्तों, ये घटना चक्र के जो फैक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम लोग फैक्ट्स देख करके फिर क्वेश्चन एमसीक्यू देखते हैं। और कह रहा है कि इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय तंत्र जो कि माजुली है ये भी शामिल है। तिब्बत पठार को चेनतोंग और क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से औसतन 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व का छत के नाम से भी जाना जाता है, यानी विश्व का छत भी इसे कहा जाता है। और तिब्बत के पठार से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो इस प्रकार है। तिब्बत के पठार से कौन कौन सी नदी निकलती है? एक तो यांगटीसी नदी जो कि चियांग से निकलती है, हुआंगहो नदी इसे पीत नदी के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु नदी और सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकॉन्ग नदी और शालवीन नदी। तो ये दोस्तों जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का से संबंधित कुछ फैक्ट्स है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न चूंकि यहाँ से बनते हैं तो कह रहा है कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली जो है ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यूटर्न यूटर्न लेती है। और ये यूटर्न क्यों बनता है ये आपको बताना है। तो ये चूंकि जो है वलित पर्वत श्रेणी इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है वो कह रहा है, इसका राइट ऑप्शन बी है कि भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, इसी के कारण जो है ये यूटर्न का निर्माण करती है, यानी यूटर्न लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियां अपनी ऊपरी जो है पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यूटर्न लेती है। ये यूटर्न भू वैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण है। तो ये इसी का मेन रीजन है जिसके लिए ये यूटर्न बनाती है। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो यारलुंग जंगबो नदी है वो किस नाम से जाना जाता है? भारत में पूछ रहा है और इसे जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। चूंकि तिब्बत में यारलुंग जंगबो कहा जाता है और जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं भारत में यारलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो है, और नहीं वो कौन सा है? तो वो दोस्तों ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है और सिंधु भी है, यानी उपयुक्त सभी डी ऑप्शन इसका सही है। क्योंकि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, क्योंकि इन तीनों नदियों का स्रोत है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। इसलिए इसमें जो राइट ऑप्शन होगा 3 का वो डी विकल्प होगा। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित जो है नदियां दी हुई हैं और नदियों पर विचार करना है कि बराक, लोहित और सुबनसिरी, यानी सुबनसिरी, ये उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है ये आपको बताना है। तो देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है एक तो लोहित बहती है और दूसरी बहती है आपका सुबनसिरी। तो लोहित और सुबनसिरी अर्थात राइट ऑप्शन आपका बी होगा। लोहित, सुबनसिरी नदियां ये अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि जो बराक नदी है ये मणिपुर पहाड़ी से निकलती है और मणिपुर, मिजोरम और असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये ध्यान रखिएगा, जो बराक नदी है यह मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम, असम, मणिपुर, मिजोरम, असम यानी तीनों राज्यों को टच करती हुई बहती हुई और बांग्लादेश में जाकर के प्रवेश करती है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ये आपको बताना है। तो जो मानस नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो कि आपका घटना चक्र पूर्वालोकन के क्वेश्चन जो है आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार अगर घटना चक्र की जो 7 सीरीजें आती हैं, सातों सीरीजों आपने कंप्लीट कर लिया तो कोई भी वनडे एग्जाम या आपका प्री मेंस जिसमें होता है उसमें प्री आपका एकदम कंफर्म क्वालिफाई हो जाएगा। ये घटना चक्र जो है इतनी इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग
देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में शांगपो के नाम से जानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो दोस्तों तिब्बत से होते हुए बांग्लादेश और फिर भारत में प्रवेश करता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, चीन, बांग्लादेश और भारत में है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां हैं? ये आपको बताना है। और इसमें दिबांग नदी है, कामेंग नदी है और लोहित नदी है। तो 3 नदियां दी हुई हैं और दोस्तों ये तीनों नदियां जो हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। दिबांग, कामेंग और लोहित। दिबांग, कामेंग और लोहित ये तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। आगे हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, अब पूछ सकता है एक क्वेश्चन वन लाइनर में कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये दोस्तों रुड़की में है। द्वारा प्रश्नागत तीनों नदियों की सूचनाएं निम्न प्रकार प्रदत्त है। दिबांग नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रवाहित होती है और ये ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। कामेंग की अगर बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय पहाड़ियों से उद्गमित ये नदी अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से तथा असम में जिया भारेली नाम से जानी जाती है। ये भी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। तीसरा जो है लोहित, लोहित की अगर बात करें तो ये पूर्वी तिब्बत में जयालचू पर्वत श्रेणी से उद्गमित होते होकर के ये नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। उग्र एवं अनियंत्रित जो ये नदी है ये खून की नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो पूछ सकता है खून की नदी किस कौन सी नदी को कहा जाता है? तो लोहित नदी को कहा जाता है। ये भी यहाँ से फैक्ट्स जो नीचे दिए हुए हैं क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला पॉइंट करा कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है, तो ये तो गलत है। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, तो ये सही है। यानी दूसरा ऑप्शन आपका बी वाला विकल्प सही है। अगला पॉइंट करा कि तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, ये भी गलत है। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा। और देखिए देखते हैं हम लोग कि तीस्ता नदी कह रहा तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम स्थित खांगचू छो हिमालयी क्षेत्र से छोम्बो नदी के रूप में 5280 मीटर की ऊंचाई से होती है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी तिब्बत में आंगसी हिमनद है। इस प्रकार कथन फर्स्ट गलत है। और रंगित नदी का उद्गम सिक्किम से होता है। ये नदी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। इस प्रकार कथन तो सही है। और तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार तीसरा कथन भी गलत है। तो इस हिसाब से और इसमें ये कह रहा था कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो इसमें कह रहा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मिलती नहीं। तो ये इस हिसाब से तीसरा भी गलत है। तो 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही, यानी स्रोत बिंदु पूछ रहा है कि सबके बिंदु लगभग एक ही हैं। तो ये ऑप्शन आपका है सी विकल्प ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो स्रोत बिंदु है लगभग एक है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत के पठार से होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन एक कोड पर आधारित है। कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें अभिकथन को ए और दूसरे को कारण आर से दर्शाया गया है। अभिकथन देखते हैं, कहता तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और कारण आर कह रहा है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। अब इसमें कह रहा नीचे कोड दिया हुआ है और उस कोड से आपको आंसर का चयन करना है। तो कोड हम लोग देखते हैं और कोड इसमें जो है ए और आर दोनों, यानी इसमें जो कोड आपका है वो ए विकल्प सही, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए जो अगला है, कह रहा है ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग थी तथा दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल लिया और यह दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपरदन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। तो ये दोस्तों रहा जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।
से संबंधित हम लोगों ने फैक्ट देखा और उससे संबंधित जो एमसीक्यू अब तक पूछे गए हैं उसके जो पॉइंटर को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग एक इसी में देख लेते हैं, छोटा टॉपिक है दक्षिण भारत की जो है नदियाँ। दक्षिण भारत की जो मुख्य नदियाँ हैं उनको हम लोग देखते हैं और यहाँ से क्वेश्चन ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि दक्षिण जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजन का जो निर्माण है वो पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भाग के अधिकतर जो नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी ये पूर्व की ओर बहती है। ध्यान रखिएगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा ये पूर्व की, कावेरी ये पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। और प्रायद्वीपीय जो भारत में एक नदी है नर्मदा, ताप्ती और माही। ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, नर्मदा, ताप्ती और माही ये मुख्य नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत में, जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है, तो 3-4 नदियां दे देगा और आपको कोट में चुनना होगा या मैचिंग में चुनना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि नर्मदा, ताप्ती, माही ये 3 नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है ज्वार नदमुख का, और आगे चल करके ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। देखिए दक्षिण भारत की नदियां, ये मैप दिया हुआ है, तो दक्षिण भारत की नदियों में और हम लोग थोड़ा फैक्ट देखते हैं। और इसमें कह रहा है कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का अगर उद्गम की बात करें तो ये मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। यानी नर्मदा नदी का जो उद्गम है ये मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। पूछ सकता है कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये दोस्तों जो है सबसे बड़ी नदी आपकी नर्मदा नदी है, जो कि मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। और इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी है और जिससे होकर नर्मदा बहती है। तो भ्रंश घाटी से होकर के उस क्वेश्चन एक बार ये भी बना है कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां कौन सी, नर्मदा नदी। आगे कह रहा है कि नर्मदा नदी का जो पश्चिम की ओर बहाव का कारण है वो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। और नर्मदा नदी की लंबाई की अगर बात करें तो 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। योम आगे अगर इसकी और बात करें कि नदी का जो जल ग्रहण है वह दोस्तों जो एरिया है वो 98,796 वर्ग किलोमीटर में इसका जो है जल ग्रहण किए हुए हैं। और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो ध्यान रखिएगा ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा। अगला पॉइंट है कह रहा है कि जबलपुर के निकट जो है संगमरमर शैलों में नर्मदा नदी जो है गहरे गाज से बहती है। यहाँ ये नदी तीव्र ढाल से गिरती है, वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। तो धुआंधार प्रपात का निर्माण कौन करती है, नर्मदा नदी। आगे ताप्ती नदी की अगर बात करें तो ताप्ती नदी दोस्तों ये ताप्ती नदी मध्य प्रदेश जो है ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, कहाँ से निकलती है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर है। और अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 65,145 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह जो है क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रवाहित होती हुई ये नदी अरब सागर में ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो ज्वार नदमुख का निर्माण ये आपकी ताप्ती नदी भी करती है और नर्मदा नदी भी करती है। और ये जो है प्रवाहित होती है, प्रवाहित कहाँ से होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। आगे गोदावरी की अगर बात करें तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती हुई और दक्षिण भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का जो अफवाह तंत्र है वो सबसे बड़ा है। इसकी जो द्रोणी है वो महाराष्ट्र
नदी द्रोणी का 50% भाग है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा पुडुचेरी एनम में स्थित है। और गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती और बेनगंगा। ये नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आगे कह रहा है गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन बना है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को, या वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो वो भी गोदावरी। आगे हम लोग कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी जो है ये कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलकर 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और फिर आगे तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो है कृष्णा की ये सब सहायक नदियां हैं। आगे इनकी जो द्रोणी की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फैली हैं। कृष्णा नदी जल विवाद जो हुआ वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में 1957 से चला आ रहा है ये विवाद। इसके निपटारे के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. बहावत एवं ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 भिन्न न्यायाधीशों का गठन किया जा चुका था। और महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ और सिंघावा पहाड़ी यानी धमतरी जिला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। 851 किलोमीटर लंबी ये नदी है जो कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है और आगे गिरकर डेल्टा का निर्माण भी करती है। ये भी ध्यान रखिएगा, डेल्टा का निर्माण ये कर रही है। आगे कह रहा है कि कावेरी नदी की अगर बात करें तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है और अगर जल ग्रहण की बात करें तो 81,155 वर्ग किलोमीटर में अपवाद क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ये तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका जो अपवाद क्षेत्र है वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित जो क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है। दक्कन जो है पठार में प्रवाहित होती है। आगे जहां ये श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम यानी रंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो दोस्तों है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबनी। भारत में आयतन की दृष्टि से अगर देखा जाए सबसे बड़ा जल प्रपात तो कावेरी नदी का है, आयतन की दृष्टि से बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी को शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं और कह रहा है कि प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूरू, बंगलुरु और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। एस्चुरी जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय शिलाकृति है जहां नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे जो है बहकर समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार ये समुद्र तथा नदियों की मिलान बिंदु को एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख कहते हैं। एस्चुरी का निर्माण करती है और विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी की है। यानी विश्व में सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो वो करती है सेंट लॉरेंस नदी। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि नदी उद्गम और लंबाई। तो नर्मदा नदी ये निकलती है अमरकंटक मैकाल पर्वत से, लंबाई 1312 किलोमीटर। ताप्ती नदी ये मुल्ताई, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश से निकलती है, लंबाई 724 किलोमीटर। गोदावरी ये त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है, लंबाई इसकी है 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है, लंबाई इसकी है 1400 किलोमीटर। कावेरी नदी ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग जिला, कर्नाटक से निकलती है और लंबाई 800 किलोमीटर। वहीं महानदी की बात करें तो ये सिहावा पहाड़ी, धमतरी, छत्तीसगढ़ से निकलती है और 800 जो है 51 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नदी और सहायक नदियां देख लेते हैं। गोदावरी की सहायक नदी पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती ये इसकी सहायक नदियां हैं गोदावरी की। कृष्णा की सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा और मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। कावेरी की सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती और काबनी। और महानदी की सहायक नदियां शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल। ये जो है महानदी की सहायक नदियां हैं। अब दोस्तों इससे संबंधित जो हम लोग प्रश्न देखते हैं
और प्रश्न जो है कोई भी प्रश्न है वो पूछे ही गए हैं। कथन कह रहा है कि पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और दूसरा कारण आ रहा है कि ये छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो अब इसमें देखना है कि कौन से कथन सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि ए कथन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो पहला वाला कथन आपका सही है, यानी राइट ऑप्शन इसका ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये देखिए दोस्तों, यूपी पीसीएस आर ओ ए आर ओ में क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन जितने भी हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट हम लोगों ने देख लिया, अब इसका जो इसके नीचे व्याख्या दी रहती है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ से भी बनते हैं जब रिपीटेड नहीं होते हैं क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का जो उद्गम है वो पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं, और ये नदियां इसी प्रकार डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। प्रथम तथ्य के आधार पर कथन और कारण दोनों गलत हैं, जबकि दूसरे तथ्य के आधार पर विकल्प ये सही है। तो इस हिसाब से दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन भी कथन कारण पर ही है। तो इसको देखते हैं। इसमें जो है दिया हुआ है, कह रहा है कि कथन ए है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ये तो सही है। अगला कह रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन हमारा ए होना चाहिए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। राइट ऑप्शन ए विकल्प। ये विकल्प इसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है ये अरब सागर में गिरती हैं। ठीक, इसका प्रमुख कारण ये है कि ये नदियां पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश से प्रवाहित होती हैं। तो राइट ऑप्शन इसका जो है 2 नंबर का ए विकल्प सही है। आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, और कह रहा है कूट का चुनना है आपको कि यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है, और दूसरा कह रहा है कि ये बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है, और तीसरा कह रहा है भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो इसमें कूट का प्रयोग करके सही आंसर का आपको चुनना है, और इसमें जो है कह रहा है कि नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी बिंद यानी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। मध्य भारत में भूमि का जो ढलान है वो पूर्व की ओर है। इस प्रकार पहला और दूसरा दोनों सही है। तो पहला दूसरा इसमें किसी भी विकल्प में नहीं है। इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन कोई भी नहीं सही है, मतलब दोनों है। फर्स्ट सही है और सेकंड सही है, और फर्स्ट सेकंड किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला, नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा नदी जो है ये आपके सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है नर्मदा घाटी। आगे हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहना है कि इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये नर्मदा नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। राइट ऑप्शन इसका आपका होगा 5 नंबर का बी। 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और 6 नंबर कह रहा है कि कथन ये है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, और कारण आ रहा है कि यह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यानी ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तो ये यदि गलत हो जा रहा है तो फिर आपका सही क्या होगा? आर। आर सही है, तो ए गलत आर सही। इस हिसाब से आपका राइट ऑप्शन डी विकल्प होगा। ये गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण है कि यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, और भ्रंश से प्रवाहित होने के कारण इसमें गाद का अभाव जो है रहता है। तो ये इसका मेन रीजन है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ये दोस्तों नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी का निर्माण या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा घाटी उदाहरण है। तो नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? ये एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है। राइट ऑप्शन आपका 8 का बी हुआ।
और 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा नदी दोस्तों डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जबकि महानदी, गोदावरी, कावेरी ये तीनों नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो नर्मदा नदी के लिए जो उपयुक्त है, यह संरचनात्मक मूल है। अर्थात दिए गए लक्षण में संरचनात्मक मूल लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। नर्मदा नदी भ्रंश का निर्माण करते हुए जो है प्रवाहित होती है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, ये नदियां जो हैं डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं, अर्थात ज्वार नदमुख का निर्माण ये करती हैं, तो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो एक तो आपने नर्मदा नहीं बनाती है और दूसरा जो है ताप्ती, ताप्ती भी दिया हुआ है। तो अब चूंकि इसमें कोई भी सही नहीं किया जा सकता, तो इसमें सी भी सही है और डी भी सही है, यानी सी और डी ये दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो इस हिसाब से इसका 11 का जो राइट ऑप्शन होगा वह सी और डी होगा। 11 नंबर के बाद में हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अधोलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो दोस्तों ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ये नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में विस्तृत है। ये नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए नर्मदा भी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ये दोस्तों ताप्ती नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। 14 नंबर का राइट ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? जनपद पूछ रहा है, तो ये है राजनांदगांव जो है ये नर्मदा बेसिन का भाग है और जो कि छत्तीसगढ़ के उपयुक्त जनपदों में राजनांदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त अगर और कहा जाए तो कवर्धा जनपद भी नर्मदा बेसिन का भाग है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है कि सोन, नर्मदा और महानदी, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी ये निकलती हैं, तो ये कहाँ से निकलती हैं? तो ये दोस्तों अमरकंटक से निकलती हैं, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं, ये ध्यान रखिएगा। जबकि महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी धमतरी से होता है। तो सोन नदी और नर्मदा नदी ये जो दो नदियां हैं सोन और नर्मदा, ये तो आपके अमरकंटक से निकलती हैं और महानदी जो है महानदी ये सिंगावा पहाड़ी से निकलती है। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन वैसे तो बी होगा, लेकिन इसमें दिया है कोई नहीं, तो चूंकि ये डाउट वाला क्वेश्चन है और अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो आप लोग अमरकंटक जरूर लगाइए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से होता है। राइट ऑप्शन 17 का सी। 18 नंबर कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये अमरकंटक पहाड़ी से होता है। राइट ऑप्शन डी है यहाँ। और निम्नलिखित में 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का विस्तारित और वास्तविक स्रोत है? तो सोन नदी का वास्तविक स्रोत जो है शहडोल जिले में अमरकंटक है। तो राइट ऑप्शन 19 नंबर का ए होगा। प्रश्न काल में सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से होती थी। वर्तमान में अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, अब ये जो जिला है वो अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है अमरकंटक। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ताप्ती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ये दो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। तो राइट ऑप्शन 20 का ए विकल्प होगा। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां एक तो नर्मदा है, ताप्ती और एक माही है। 3 नदियां हैं, ध्यान रखिएगा, ये तीनों में से कोई ना कोई तीनों आपको याद होना चाहिए कि नर्मदा, ताप्ती, माही ये तीनों नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। राप्ती, घाघरा सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। तो राइट ऑप्शन इसका जो है 20 नंबर का ए विकल्प होगा। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। अब आपको बताना पश्चिम की ओर कौन सी, तो एक तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और एक कौन सी नदी है, माही नदी। ये 3 नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित करती हैं और तीनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ना कि डेल्टा का। ये भी ध्यान रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो पश्चिमी घाट से दोस्तों ये ताप्ती नदी जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बेलतूर जिला से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी कावेरी गोदावरी की बात करें, कावेरी की बात करें या कवाम की बात करें तो ये पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर, कह रहा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो ताप्ती है, साथ ही साथ नर्मदा है और उसके साथ साथ जो है एक नदी माही है। माही भी जो है आपके अरब सागर में गिरती है। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो ये दोस्तों है कावेरी नदी। कावेरी नदी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इसमें फैक्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपात क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ये तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका जो अपात क्षेत्र है वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ ये श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और जो है श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कावेरी नदी का जो उद्गम है, ये कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन दोस्तों एमसीक्यू हैं ये पिछले 10-12 सालों में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन इसमें है। अगला क्वेश्चन जो है आपका जो 26 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु यानी इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी है जिसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए अर्थात कावेरी जारी किया गया है। वहीं एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, गोदावरी रियल सही है गोदावरी ही, लेकिन चूंकि यूपी लोक सेवा आयोग ने जो है इसका आंसर दिया है कावेरी और जबकि रियल में सही है गोदावरी। आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो कृष्णा नदी जो जल विवाद है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और जो है महाराष्ट्र के मध्य है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य है। तो इसमें 3 राज्य हैं और ये विकल्प में 2-2 राज्य दिए हुए हैं। तो इसमें से मतलब ये मध्य 1957 में चला था। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र यानी इस हिसाब से आपका जो विकल्प 2 में अगर चुनना हो तो कर्नाटक, महाराष्ट्र। आगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नदियों की लंबाई अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम आपको लगाना है कि सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद किसकी है, अवरोही क्रम में। तो सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो दोस्तों गोदावरी की है, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद ताप्ती। इस क्रम में जो है आपका ये अवरोही क्रम है, घटते हुए क्रम। यानी गोदावरी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर, ताप्ती 724 किलोमीटर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों के घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक जाना है। तो सबसे लंबी है गोदावरी, ये फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा। गोदावरी के बाद में आपकी जो नदी आती है गोदावरी के बाद में नर्मदा का नंबर आता है। तो फर्स्ट नंबर पर गोदावरी, सेकंड नंबर पर आपका नर्मदा, थर्ड नंबर पर आपका आता है महानदी और फोर्थ नंबर पर कृष्णा। देखते हैं 30 नंबर ये कह रहा है यानी राइट ऑप्शन आपका इसका होगा डी, थर्ड, सेकंड, फिर फोर्थ, फिर 1। इसमें देख लेते हैं लंबाई गोदावरी 1465, कृष्णा 1400, नर्मदा 1312 और महानदी 851 किलोमीटर। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा। और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से
किनको जोड़ने का कार्य किया गया था, तो ये गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य किया गया था। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय है, नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक तथा हिमालयी नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाने प्रस्तावित है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का जो सही क्रम है वो क्या है, तो ये है स्वर्ण रेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और फिर बेगई। यानी आपको उत्तर और दक्षिण, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो अब हमको क्रम जो लगाना है वह उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाना है। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, तो ये रखती हैं वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। यानी दक्षिण भारत की जो नदियां मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। 33 नंबर के बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, गलत है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, ये भी गलत है। कावेरी नदी का जो उद्भव है वो आंध्र प्रदेश से होता है। राइट ऑप्शन आपका 34 का सी विकल्प होगा। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिम घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है जो कोडगु जिले में स्थित है। राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है। 35 नंबर का रहा कि जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी है, तो देखिए नर्मदा, ताप्ती और सिंधु, महानदी। इसमें दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें कोई भी ऑप्शन कंफर्म नहीं है। कह रहा कि नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदियों का जो मुहाना है वो अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। इस आधार पर महानदी तीनों से भिन्न हो सकती है। ठीक। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है, जबकि अन्य नदियों का जो स्रोत है वो भारत में है। अतः बी और डी दोनों सही हो सकते हैं। बी और डी, अर्थात बी भी सही हो सकता है और यहाँ डी भी सही हो सकता है। 35 नंबर के बाद 36 नंबर कह रहा है कि कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, तो एस्चुरी जो है 3 नदियां बनाती है, एक तो नर्मदा बनाती है, ताप्ती बनाती है और एक जो है माही नदी बनाती है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती, तो महानदी जो है एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। महानदी ये डेल्टा का निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के निकट से निकलती है। 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती है। पारादीप उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। शेष सभी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है, तो एस्चुरी बनाती है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और माही नदी। तो राइट ऑप्शन 37 का सी होगा। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो उड़ीसा में अपना डेल्टा का निर्माण कौन करती है, तो ये दोस्तों ये होना चाहिए महानदी। 38 नंबर का राइट ऑप्शन बी महानदी। महानदी ही जो है डेल्टा का निर्माण करती है। आगे हम लोग देखते हैं 39 नंबर कह रहा तेल नदी निम्न नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो इसमें से किसी की सहायक नदी नहीं है। कह रहा कि तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है और महानदी इसमें है नहीं। तेल नदी जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियां में जैसे शिवनाथ, जोंक, हंसदेव, ईप, मांड आदि नदियां आती हैं। आगे है 40 नंबर। 40 नंबर कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव जो है नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। जल का अभाव है ये देखना है। तो इसमें जो जल का अभाव है वो साबरमती घाट नदी में और दूसरी जो है आपकी ताप्ती घाट नदी में, इसमें जल का अभाव पाया जाता है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो वो दोस्तों अमरकंटक है। अमरकंटक से मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है तथा नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है और दूसरा कह रहा है मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। अब आपको और क्या दिया हुआ है, तो इसमें ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। दो इन कथन दिए हैं और दोनों ही सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी होगा। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पाम्बार है, भवानी और कबानी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अरब सागर में गिरती है। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों कथन सही नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और कह रहा है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है,
तो ये दोस्तों गोदावरी का सबसे बड़ा जो है जलग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44 नंबर, कह रहा भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत का दूसरा जो नदी बेसिन है वो दोस्तों गोदावरी बेसिन है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदी में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा 45। आगे कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, इसकी कुल लंबाई 1400 जो है 65 किलोमीटर है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सबसे लंबी नदी है? तो ये दोस्तों गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर आपको कोर्ट का क्वेश्चन है। इसमें मिलाना है कि नदियों पर विचार करना है। गोदावरी की सहायक नदियां आपको बताना है कि कौन कौन सी हैं। तो गोदावरी की जो सहायक नदियां वो एक तो इंद्रावती है और दूसरा जो है प्रणहिता। ये दो नदियां जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा 48। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 49 नंबर कह रहा है कि किस नदी की घाटी गहरी खंडभूमि के लिए विख्यात है? तो गहरी खंडभूमि के लिए विख्यात है दोस्तों चंबल नदी। अब चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है और जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। दोस्तों गांधी सागर जो बांध बनाया गया ये इंपॉर्टेंट है, ये चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंड भी कहा जाता है। और 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्रह्मणी, नागावली, स्वर्ण रेखा और वंशधारा। तो इसमें कह रहा है कि नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं। कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो ये आपका जो है एक तो नागावली और दूसरा है वंशधारा। ये दो नदियां हैं जो पूर्वी घाट से निकलती हैं, अर्थात 2 और 4 राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा। 50 नंबर के बाद हम लोग ये अगला जो आता है अन्य नदियां, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और दोस्तों हम लोगों ने लगभग में 60-70 जो है एमसीक्यू सॉल्व किए और उसी के साथ जो है हम लोगों ने 2 चीज़ों पे जो है महत्वपूर्ण फैक्ट देखे। एक तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और दूसरा जो है दक्षिण भारत की नदियां। तो इससे दोनों से संबंधित हम लोगों ने फैक्ट्स देख लिए। अब इससे संबंधित जो है हम लोगों ने एमसीक्यू देखा और जो भी एमसीक्यू हैं वो आपके पीवाईक्यू हैं और पिछले विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं दोस्तों। और ये आपका जो है घटनाचक्र पूर्वालोकन का ये 7वां लेक्चर है, भारत का भूगोल। इससे पहले 6 लेक्चर और पड़े हुए हैं और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चाहें तो वहां जाकर के देख सकते हैं। एनसीईआरटी हमारा पूरा कवर हो गया, 1 लाइनर एनसीईआरटी सार संग्रह। महेश बर्णवाल की जो सीरीज चल रही थी उसमें खाली जो है हिस्ट्री के 2 पार्ट बचे हुए हैं, बाकी साइंस, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से एनसीईआरटी 1 लाइनर भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।